बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, वो किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं। उन्होंने उर्दू अदब में बहुत ही खिदमत अंजाम दी हैं। वो बहुत अच्छे शायर भी हैं, ड्रामा नवीस भी हैं, कॉलम निगार भी हैं और उनकी इन्हीं सलाहियतों की वजह से उनको सितारे इम्तियाज़ और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड भी मिला है और हाल ही में उन्होंने टर्की में नसीब फासिल इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड भी मिला है उनको। अब इनसे बात करेंगे अमजद इस्लाम अमजद साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है आप? मैं बिल्कुल, अल्लाह का करम। आप सुनाओ। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, आप सबसे पहले तो मैं आपसे जो सवाल पूछूंगी वो ये है कि हम देखते हैं कि आजकल जो एक रिसेंटली हम देखते हैं कि एक ड्रामा था तुम मेरे पास हो, वो काफी ज्यादा हिट होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आजकल अर्तुगरुल गाजी जो है वो हर एक की जुबान के ऊपर है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या वजह है हमारे इन ड्रामों के बदलते जौक की? नहीं, मेरे ख्याल में बदलते ज़ौक़ तो शायद नहीं है। देखो, हर दौर में बहुत सारे ड्रामों में से कुछ ड्रामे जो हैं वो पॉपुलर होते हैं और उनमें कोई ना कोई पॉपुलैरिटी की खास वजह होती है। आज से 20 जी साल जी। पहले तक थे कि जो ड्रामे बनाए जाते थे उनमें कुछ खास अखलाकियात का, एक मैनरिज्म का, एक जिसको कहना चाहिए इज्तिमा का, एक फैमिली का ख्याल रखा जाता था। तो ज्यादातर जो सब्जेक्ट्स होते थे वो उन्हीं उसी दायरे के अंदर रहते थे और जो अच्छे बुरे या मकबूल या गैर मकबूल या कम मकबूल ड्रामे वो सारे के सारे इसी दायरे में होते थे। अब इत्तेफाक ऐसा हुआ हाँ है कि जी। गुज़श्ता 20 साल से ये दायरा तो थोड़ा-सा बदल गया है, ज़रा ओपन अप हो गया है और उसकी वजह से एक नए तरह के ड्रामे लिखने वाले और नए तरह के ड्रामे देखने वाले ये भी एंटर हुए हैं इस एरिना में, इस मैदान में। तो ज़ाहिर है उनकी भी अपनी एक पसंद है और वो भी मैटर करती है। तो इनमें इसको एक तसलसल के हवाले से देखता हूँ कि जो ड्रामे 70s, जी 80s, जी। 90s, 20 आपने 200 में 2000 में हमारे यहाँ पॉपुलर रहे। अब ये ड्रामे जो हैं जिनका आपने ज़िक्र किया, ये भी अपने अंदर कुछ खास ख़ुसूसियात रखते हैं। अब आप उन ख़ुसूसियात से एग्री करें या ना करें वो दूसरी बात है, लेकिन वो ख़ुसूसियात रखते हैं और वो ऐसी हैं कि जिन जो एक खास तरह की ऑडियंस को या बहुत ज़्यादा ऑडियंस को पसंद आई हैं। तो मेरे अच्छा। ख्याल में हमें इस मामले को सिर्फ इसी तरह से देखना चाहिए कि वक्त के साथ-साथ जो मटेरियल आपको अवेलेबल होता है, उसके साथ-साथ कुछ जी आपकी जी। पसंद नापसंद होती रहती है और ये भी उसी का एक सिलसिला है। अच्छा। सर अगर हम लोग देखते हैं आपने सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपने कभी किसी तरक्की पसंद तहरीक में आपने हिस्सा लिया? क्योंकि जैसे हम पुराने ज़माने में देखते हैं कि सादत हसन मंटो ने काफ़ी बोल्ड टॉपिक्स का चुनाव किया था अपनी उसके अदबियात के हवाले से। तो अब देखते हैं कि हर दूसरा जो ड्रामा है वो इस तरह के जो टॉपिक्स है उसके इर्द-गिर्द घूमता है। तो आपका क्या ख़्याल है कि आप क्या देखते हैं कि क्या ये उर्दू अदब की तरक्की की तरफ हम जा रहे हैं या तनज़्ज़ुली की तरफ है ये? देखिए, आपने 2 डिफरेंट बातें जो हैं वो की हैं। जी। पहली बात तो ये है कि तहरीक जो है वो एक उसकी तरक्की पसंद जी, जी। तंज़ीम थी जो कि आज़ादी की जब जंग हुई 1947 के इर्द-गिर्द, तो कम्युनिस्ट तहरीक जो है, जी। उसके साथ एसोसिएटेड अदबी तहरीकें थीं, उनमें ये भी तहरीक थी। तो ये बतौर तहरीक जो है इसकी जो तंज़ीमें थी, इंडिया में तो ये चलती रही कम्युनिस्ट हवाले से, लेकिन पाकिस्तान में 1952 में इसकी तंज़ीम को पाबंद कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन जहाँ तक तहरीक का ताल्लुक है, वो मेरे ख़्याल में हमेशा से चलती आ रही है और अब भी चलती आ रही है और मैं खुद को भी उसका एक अच्छा, हिस्सा समझता हूँ। ज़ाहिर है ज़िंदगी समझती आगे हैं। तरफ की तरफ बढ़ती है और तरक्की पसंदी जो है हुँ, हुँ। वो ज़ाहिर है ज़िंदगी को आगे ही हुँ, ले जाना है, उसी का नाम है। अब एक सवाल तो हुआ ये कि मैं उस जी, तरक्की दूसरी बात ये आपने जो मंटो की और ये मिसाल दी, तो इसमें ये था जी। कि वो बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत जिनका ताल्लुक जेंडर से या जिन्स से या जिनसी मामलात वग़ैरह से रहा तो वो भी अब हमारे टीवी पर बहुत ज़्यादा
आने शुरू हो गया। इलिसिट रिलेशंस आप देखते हैं, देवर भाभी के हैं, बहुत बहुत भी औरतों के, मर्दों के। तो ये चीजें जो हैं, मैं इनको इस तरह से देखता हूँ कि ये बिलाशुबा सोसाइटी में हैं और इनके होने से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन पहली बात तो यह है कि हमें इनका रेशो देखना चाहिए। अब अगर 100 में से 200 में से एक आदमी इस तरह के नजरियात का है, तो हम पूरी नस्ल को उसका जिम्मेदार, यह नहीं कह सकते कि ये पूरी नस्ल का रवैया है। तो एक तो मुझे जो आजकल ड्रामे बन रहे हैं, इनसे मुझे ये शिकायत है कि ये उस जो जुज्व है उसको कुल की जगह पे ले जा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो मुआशरे में बुराई होती है, देखने और सोचने वालों का काम ये है कि वो उस बुराई को समझें, उसकी वजूहात को तस्लीम करें और फिर उसको ठीक करने का रास्ता भी बताएं, बजाय इसके कि वो ढोली और तालियां बजाते रहे इस पर कि देखो हम किस तरह रियलिज्म दिखा रहे हैं, ये रियलिटी दिखा रहे हैं। देखिए, जो राइटर है वो कैमरामैन नहीं होता, वो पेंटर होता है। वो जिस मंजर को देखता है, कैमरा मंजर को एज इट इज दिखाता है, पेंटर जो है वो मंजर को एक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ दिखाता है। तो जब तक आपको पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आता राइटर का, तो फिर तो वो कैमरा हो जाता है। तो ये कोई इतनी बड़ी किसी राइटर के लिए तो बहुत इज्जत की बात नहीं है कि वो कैमरे का रोल अदा। अच्छा, नहीं तो आपके ख्याल में जो ये जो आजकल के जो ड्रामे हैं, ये अच्छी तरफ, अच्छी सिमत में ये नहीं जा रहे हैं आपके ख्याल में? और ये अच्छा, मतलब जैसे आपके जैसे ड्रामे थे वारिस, जिसके बारे में देखो बच्चे, जब हम बात करते हैं ना, जब हम टोटलिटी में बात करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि सारे के सारे ड्रामे जो हैं अच्छे ड्रामे अभी बन रहे हैं, अच्छे कैरेक्टर भी हैं, अच्छी डायरेक्शन भी है, ये भी, लेकिन वो बहुत थोड़े हैं। और ज्यादातर ड्रामे जो हैं वो इसी रैट रेस में और इसी जिसको कहना चाहिए जल्दी मशहूर होने में या पैसे कमाने के सिलसिले में या एक सनसनीखेजी के सिलसिले में चल रहे हैं। तो मैं इस रविश के खिलाफ हूँ। लेकिन जो ड्रामे इस दौरान में भी अच्छे बन रहे हैं, मुकम्मल तौर पर या थोड़ा सा जुज़वी तौर पर, तो उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छा, ये वैसे टर्किश के जो ड्रामे हैं, ये बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि रिसेंटली अब बहुत ज्यादा इसकी पसंदीदगी शुरू हो गई है पाकिस्तान में। तो इसकी क्या आप एक बड़ी खास वजह देखते हैं? नहीं, इसकी दो वजह हैं। एक वजह तो खुद ड्रामा है, उसका मिजाज, और फिर हम जो सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान हैं, हमारा जो एक तहजीबी रिश्ता अरब से और ईरान से और टर्की से रहा है हमेशा, जाहिर है वो कहीं हमारे खमीर में मौजूद है। तो वो आइडेंटिफाई कहीं जहाँ कर जाता है तो अच्छा लगता है। दूसरा, इसमें हमारा एक रिलीजियस पहलू जो है वो भी थोड़ा सा आ गया। फिर हमारी कॉमन हिस्ट्री जो है वो भी तो ये दो तीन चीजें जो हैं, ये तो ऐसी हैं जो नेचुरल हैं। बाकी उसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी की, इसमें कोई शक नहीं है कि आजकल की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उससे जितना उन्होंने फायदा उठाया और जिस तरह से उन्होंने हिस्ट्री को रिक्रिएट किया है, आप उनके ड्रेसेस देखें, उनके फेस के जो मेकअप्स हैं वो देखें, जो पीछे प्रॉप्स हैं वो देखें। तो इसमें जो तो इन दो तीन चार वजूहात हैं जिनकी वजह से ये ड्रामा इसलिए पसंद आया कि अब आमतौर पर लोगों को स्टेज पर, टीवी पर अच्छे ड्रामे, मेहनत से बनाए हुए ड्रामे जो हैं वो देखने को नहीं मिल रहे। तो शायद एक वजह इसकी पॉपुलैरिटी की ये भी। अच्छा सर, एक आप ये बात अभी बात कर रहे थे कि हम थोड़े जल्दी मशहूर होने के चक्करों में बहुत सारे हम ड्रामे और ये सब चीजें देखते हैं। अभी हाल ही में मैं जैसे आपसे बात करूंगी कि पहले जमानों में फौकियत दी जाती थी अहले दानिश को, अहले इल्म वालों को। अब रिसेंटली हम देखते हैं जैसे गवर्नर पंजाब साहब ने जो है वो इनवाइट किया था अहले इल्म को छोड़ के अहले टिकटॉकर्स को, ताकि वो लोगों के लिए आए और लोगों की रहनुमाई फरमाए। तो आप इस हवाले से थोड़ी चीज के ऊपर थोड़ी रोशनी डालेंगे? नहीं, देखिए, जिंदगी जो है ना जी, वो सीधी लाइन पे तो नहीं चलती ना। उसमें बैक वक्त बहुत सारी चीजें, एक ही मसले को देखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जो अहले इल्म हैं, अहले फिक्र और नजर हैं, तो कोई फलसफे के हवाले से, कोई हिस्ट्री के हवाले से, कोई इकोनॉमी के हवाले से एक ही मसले को मुख्तलिफ लोग देख सकते हैं। और इसी तरह ये जो मीडिया के लोग हैं, जो एंकर्स हैं या दूसरे लोग हैं, ये भी एक खास तरह से, और चूंकि इनका आवाम आदमी से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ज्यादा है, जो इल्मी लोगों की निस्बत गुजार है, अपने जैसे हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ वैसे ही जो हाई स्कूल पास करने वालों की तादाद शायद 20% भी नहीं है। बिल्कुल, लोग जो है जाते ही नहीं है। तो उन लोगों तक पहुंचने के लिए या बात पहुंचाने के लिए ये जो हमारे एंकर्स हैं, ये शायद ज्यादा सूटेबल हो सकते हैं। अगर इनको इस्तेमाल किया जाता है तो ये कोई बुरी बात नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है
कि इनको अहले इल्म की जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं इसको यूं कहूंगा कि इनको अहले इल्म के साथ साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। अहले इल्म के जो ऑडियंस है वो जरा डिफरेंट है और इन लोगों की ऑडियंस जो है वो जरा डिफरेंट है, लेकिन ओवरऑल तो सब हम ही लोग हैं ना। तो इसमें कोई, तो सर मैं फिर नहीं समझता असल में तो कि बात यही हुई कि अब जैसे जैसे हम जमाना तरक्की करता जा रहा है, स्पेशली पाकिस्तान के अगर कल्चर की बात करते हैं, तो इल्म कम से कम होता जा रहा है और ये चीजें ज्यादा आम होती जा रही हैं। ये बिल्कुल हो रही है। देखिए भैया, ये देखें ना मुआशरा, ये बात तो जी हमें माननी पड़ेगी ना कि हम मुआशरती सतह पर, हम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया नीचे की तरफ जा रही है मुआशरती सतह पर। मैं साइंस टेक्नोलॉजी वगैरह की बात नहीं कर रहा। मुआशरती जो रिश्ते हम्म, होते हैं, एक इंसानी मुआशरे में जो एक गहराई और गिराई होती है, तो पूरी दुनिया जी ही जी इसका शिकार है इस वक्त। तो हम लोग जो हैं, अब वो हम्म, भी ज़रा, हमारे हम भी इसी दुनिया में रहते हैं, तो हम पर भी इसका असर पड़ रहा है। लेकिन देखना असल में ये है कि इस असर को हम रास्ता देते हैं, या उसका रास्ता बदलते हैं, या उसका रास्ता रोकते हैं। ये तीन ऑप्शन हमारे पास होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ठीक हमें है। इसका रास्ता बदलने की कोशिश करनी चाहिए, इसके करनी साथ चाहिए। रहना। जैसे आजकल होता है ना कि कोरोना के, जो है टू लिव विद कोरोना, तो इसी तरह ये जो जी जी मुआशरती तब्दीली आती है, आपने उनके साथ रहना है, लेकिन किन शर्तों पर रहना है, इन शर्तों को तय पढ़े लिखे लोगों को, समझ वाले लोगों को, बाशऊर लोगों को और इल्म रखने वाले लोगों को करना चाहिए। क्योंकि अगर ये लोग फैसला करेंगे तो फिर हम दरमियानी रास्ता बेहतर निकाल सकेंगे। लेकिन अगर ये फैसला ऐसे लोगों पर छोड़ दिया जाएगा जो कि मैटर जी नहीं करते या जो इसके काबिल नहीं है, तो फिर वही होगा जिसकी तरफ आप इशारा कर रही। ठीक है। और सर एक ऑन अ लाइटर नोट अगर ये सवाल किया जाए, कहा जाता है कि शायरों को शादी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर बीवी अच्छी मिल जाएगी तो उनकी जिंदगी अच्छी, और अगर बीवी अच्छी नहीं मिलेगी तो शायरी अच्छी। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, मैं ये लाइटर नोट की हद तक तो ये बात ठीक है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस बात का ताल्लुक कोई हकीकी जिंदगी से भी है। इसमें कोई शक नहीं कि हम्म, जब कोई शख्स जो है वो मैरिटल रिलेशन हम्म, में दाखिल होता है, तो उसके साथ जी जी बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती हैं। एक तो एक डायरेक्ट उसका जो हम्म, लाइफ पार्टनर है, उसको अपनी जिंदगी हम्म, में से उसको हिस्सा देना पड़ता है। फिर बच्चे होते हैं, एंड हम्म, सो एंड एंड सो फॉर। तो ये जो फैमिली लाइफ है, इसका असर जो है जी, वो यकीनन आपकी हम्म, उमूमी लाइफ पर पड़ता है। लेकिन जहां तक शायरी का ताल्लुक है, मैं नहीं समझता कि इन जी जी दोनों चीजों को आपस में किसी तरह से ये कंफ्यूज जोड़ा जा करना चाहिए। सकता है। हाँ, शायरी जो है, जी हाँ, एक एडिशनल रिश्ता जरूर आ सकता है इसकी वजह से। यानी आपकी जी बीवी जी के साथ जो आपका ताल्लुक है और बच्चों के साथ ताल्लुक है, तो उसके साथ आपका जिंदगी को हम्म, देखने का जो अंदाज है, उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली वो आ बदल सकती जाता है। वो आनी भी चाहिए, लेकिन अदरवाइज ये कोई बदलता है। बदलता जी नहीं। अच्छा। सर आप जैसे प्रोफेसर भी हैं, आप ड्रामा नवीस भी हैं, कॉलम निगार भी हैं, शायर भी हैं, आपको अपना रोल सबसे बेहतर कौन सा पसंद है? देखो, दो बातें इसमें हैं, दो रोल हैं। एक है जिसका ताल्लुक मेरी जी जी जाती जिंदगी से है, और एक है जिसका मेरा जी इज्तिमाई जिंदगी। बिल्कुल। तो जाती जिंदगी में जी जैसे आपने बताया, मैं ड्रामे भी लिखता हूँ, सफरनामे भी हैं, कॉलम भी हैं, शायरी भी है, हम्म, और भी बहुत सारे लिखने के काम में करता हूँ। हम्म, तो इनमें से तो मुझे जाती तौर पर अपनी शायरी जो है वो निस्बतन ज्यादा मुझसे करीब है। ये नहीं कि बाकी चीजें दूर हैं, अच्छा। वो मुझे ज्यादा जी जी वो लगती है। और इसी तरह जो मैंने जिंदगी में काम किए हैं, उनमें टीचिंग जो है, पढ़ाना, हम्म, वो मुझे हमेशा अच्छा लगा है बहुत अच्छा। और लगता जैसे रहे। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपकी जो जब आप शायरी करते हैं तो आप आपकी इंस्पिरेशन क्या होती है शायरी के पीछे? देखो अच्छा, इसमें मैंने फिर बताया ना, फिर एक बात है कि रोमांस जी को हमने बड़ी गलत तरीके से इसको एसोसिएट कर हम्म, दिया है कि जो भी चीज औरत के हम्म, बारे में लिखी जाएगी वो रोमांटिक होती है। नो, औरत के बारे में रोमांस हम्म, ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा दिलचस्प तो होता है, लेकिन रोमांटिक तो आप किसी भी जी सिलसिले में, किसी भी हवाले से, जिंदगी के हो किसी भी सकते मसले हैं। में, तो रोमांटिक होना एक जी एटीट्यूड है, जिसमें आप चीजों को, जो दिल की गहराई कह लीजिए या जज्बे की शिद्दत जो है, उसके साथ मिलाकर जी देखते हैं। जबकि बाकी चीजों में, अलूम में एनालिटिकल होते हैं, आप चीजों का तज्जिया करते हैं वगैरह वगैरह। तो मैं ये समझता हूँ कि इंसानी शायरी में जी दिल और दिमाग दोनों काम करते हैं। दिल जो है उसका ताल्लुक ज्यादातर हम्म, उस तरफ है जिसकी तरफ आप तुम इशारा कर रही हो, लेकिन इसके साथ जी साथ जी इंसान का दिमाग
भी होता है, उसका शऊर भी होता है, वो चीजों को देखता सोचता। तो इन सब चीजों को शायरी का हिस्सा बनना चाहिए, ये तस्लीम करते हुए कि इसमें वो हिस्सा जिसका ताल्लुक जो है वो टीन एज से या रोमांस से या ख्वातीन से हो, वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है सुनने और पढ़ने वालों को। ये अपनी जगह पर एक हकीकत है, लेकिन ये वाहिद हकीकत नहीं। अच्छा। सर, जैसे हम पहले ज़माने में देखते थे कि पहले एक तवील नावल होते थे, फिर उसके बाद हम देखते थे कि थोड़े उससे छोटे अफ़साने आए और अब बहुत ही मुख्तसर किस्से और कहानियाँ आनी शुरू हो गई। तो आपके ख़्याल में इसकी वजह से क्या उर्दू अदब को ज़िक़ नहीं पहुँची है? नहीं, कोई नहीं ऐसा है। देखो, ये मैं फिर आपसे बात कर रहा हूँ कि चीज़ों को हमेशा प्रोग्रेशन में देखना चाहिए। चीज़ें तब्दील जी। होती हैं। आप अपनी ज़िंदगी को देखो, मेरी ज़िंदगी को देखो, अपने इर्द-गिर्द स्टूडियो में जो लोग तुम्हारे बैठे होंगे उनको देखो। कभी ये बच्चे होंगे, फिर ये टीनेज में आए होंगे, फिर ये एडल्ट हुए जी। होंगे, फिर इनमें से कुछ की शादियाँ हुई होंगी, कुछ की शादियाँ कामयाब होंगी, कुछ की शादियाँ कामयाब नहीं होंगी, कुछ अपने बिज़नेस में जो करियर है उसमें स्मूथली चलते होंगे, कुछ नहीं। तो ये सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। तो हमें इनको इसी तरह जी। से देखना चाहिए। ज़िंदगी किसी जगह पे रुकती नहीं है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जब नावल से अफ़साना आया तो नावल ख़त्म नहीं हो गया। ये नावल से आगे की जी। थी। इसी तरह अफ़साने से अब ये जो 100 लफ्ज़ों की कहानियाँ, ये मुख्तसर कहानियाँ आई हैं, ये उसकी एक नई जी, फ़ॉर्म है। जी। ऐन मुमकिन है कि आने वाले कल में इसकी कोई और शक्ल निकल आए, तो हम हुँ, इसे एक-दूसरे की हुँ, ज़िद के बजाय एक-दूसरे के हिस्से के हुँ। तौर पे देखना चाहिए, तो फिर हम ज़्यादा बेहतर तरह से देख सकते हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि नए-नए तजुर्बे किए जाएँ, नई फ़ॉर्म्स बनाई जाएँ, एक ही बिल्कुल। बात को करने के लिए नया जी। तरीका ढूँढा जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं। हुँ। अच्छा सर, ये जो जब आपने ये ड्रामा जो वारिस लिखा था, इसके पीछे आप ने क्या सोचा था जब ये लिखते वक़्त आपके मतलब एक कोई होता है आपके दिमाग में कौन-सी चीज़ आई थी जिस पे आपने इंस्पायर होके आपने कहा कि ये ड्रामा होना चाहिए? देखो ना, मुझे मैंने कई बार इसका जवाब दिया। देखो, जब हर आदमी जो टीन एज में होते हैं ना, तो आप हुँ, ज़िंदगी को देखते हैं, नए-नए सवाल पैदा होते हैं, आप कायनात के बारे में हुँ, सोचते हैं, ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं, खुदा के बारे में सोचते हैं, इंसाफ के बारे में सोचते हैं, जी। कैरियर। तो ये चीज़ें जो कच्ची उम्र होती है ना, समझ लो कोई 15 हुँ, से 20-22 साल की, तो ये सवाल पैदा होते रहते हैं। फिर आदमी इनके जी। सवाल-जवाब ढूँढना शुरू करता है। वैसे पहले भी ढूँढ रहा होता है, लेकिन उसके बाद ज़रा थोड़ा-सा स्टेबल होकर आप देखते हैं कि ये जो सवाल मेरे दिमाग में आए हैं, दिल दिल में आए हैं, क्या ये सिर्फ़ मेरे दिल में आए हैं? हुँ, तो पता चलता है कि नहीं भाई, ये जी। तो अज़ल से चले आ रहे हैं, लोग इन पर सोचते आ रहे हैं। तो मैं भी हुँ, ये सोचता था कि मेरे इर्द-गिर्द माशरे में बेइंसाफ़ी क्यों है? हमारा मुल्क चूँकि हुँ, 70% 200 आने में फ्यूडल था, अब तो कोई 50-55 रह गया है। तो वो जो हमारे यूनिवर्सिटी में या कॉलेजों में दोस्त होते थे फ्यूडल फैमिली के, तो उनका जो एटीट्यूड था, उनका जो देखने और सोचने का तरीका था, और फिर लिटरेचर में हमने हुँ, पढ़ना शुरू किया, तो ये कहानियाँ पढ़ी। तो इससे ये आया कि ये हमारे माशरे में एक हिस्सा ऐसा है, हमारी रूरल लाइफ़ में हुँ, ख़ास तौर पे, जिसमें कुछ लोग जो हैं, वो दूसरों की कमाई हुई मेहनत जो है उसका गालिब हिस्सा ले जाते हैं, बगैर मेहनत किए हुए। जी। तो ये सवाल हुँ, हुँ, फिर उसी ज़माने में हमने रशियन लिटरेचर पढ़ा, टॉल्स्टॉय को देखा, दोस्तोयेवस्की को देखा, चेखव को देखा, गोर्की को देखा, तो उनके यहाँ ये सवाल बहुत ज़्यादा हुँ, हुँ। आता। तो ये मेरी टीन अच्छा। एज में आप समझ लो, या यूनिवर्सिटी के ज़माने तक हुँ, ये सवाल मेरे दिमाग में गर्दिश करता रहता था कि भई ऐसा क्यों है? फिर हुँ, जब मैंने पढ़ा तो थोड़े से इसके जवाब भी मिले, और जब मुझे मौका मिला इसको इज़हार करने का, लिखने का, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस मौजू पर लिखूँ। तो मैंने इसके लिए जो मेरा पहले से मौजूद इल्म था वो भी जमा किया, और हुँ। फिर मज़ीद कुछ तहकीक की भी कोशिश की, और उसके अंदर से फिर ये कहानी जो है इसने अपनी शक्ल निकालनी शुरू। जी सर। अच्छा सर, आजकल हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मेरा पिछले साल जाने का इत्तेफ़ाक हुआ था फैज़ अहमद फैज़ मेले के ऊपर। तो काफ़ी सारे अदीब और शायर हैं जो वहाँ पर आए थे, लेकिन ये एक प्लेटफ़ॉर्म है। आपका ये नहीं ख़्याल है कि जो आजकल के जो अदीब या शायरों को उनको ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है उनका अपना काम को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि एक तो प्लेटफ़ॉर्म्स इतने कम हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, देखो बेटा, प्लेटफ़ॉर्म हमेशा से कम थे और होते हैं, हमेशा से। हुँ, हुँ। माने जो, अच्छा, यानी जो बहुत अच्छा। तरक्की याफ़्ता मुल्क है ना,
उनमें भी प्लेटफॉर्म हमारी निस्बत तो ज्यादा है, मगर इतने ज्यादा नहीं है, वहां भी बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ा। किसी बड़े आदमी को देखें वेस्ट में जो मीडिया में है या हॉलीवुड में है या कहीं और, तो आप उसकी कहानी पढ़े तो आपको पता चलेगा कि उसको भी स्ट्रगल करनी पड़ती है। हमारे यहाँ कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रगल करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ एक तो जो जो चीजें जहाँ से आप सीख सकते हैं वो इदारे नहीं या बहुत कम, और उसके बाद जहाँ आप परफॉर्म कर सकते हैं वो उससे भी कम है। तो ये आपने बात बिल्कुल ठीक कही है कि नया लिखने वाला जो है उसको फोर फ्रंट में आने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो ये इस तरह के मेले होते हैं, और मेरा जब जाने पे इत्तेफाक हल्का अरबाब ज़ौक़ उसमें यही देखने में आता है कि बहुत ज्यादा लोग थे, और वो उनके साथ मुझे लगता है कि इंसाफ इतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि नहीं, लोग तो हैं, पढ़ने वाले, देखने वाले, सुनने वाले लोग हैं, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए प्लेटफॉर्म यकीनन कम है। लेकिन इसके साथ साथ उन तक पहुंचने के लिए जो आपके अंदर कैपेबिलिटी चाहिए, उसको भी उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, और वो हर एक को करनी पड़ती है। तो ये मैं बात आपसे एग्री करता हूँ कि इस तरह के प्लेटफॉर्म ज्यादा होने चाहिए, और इसके साथ साथ ऐसी जगह भी ज्यादा होनी चाहिए जहाँ एक नया लिखने वाला जो है वो जान सके, सीख सके कि जो काम, जो फन मैंने जिस पे इजहार करना है, उसकी ग्रामर क्या है, उसके तकाजे क्या है, तो ये भी उसको सीख लेना चाहिए, ताकि फिर उसको आगे चलने में आसानी हो। अच्छा सर जी, अगर आपके ज़माने की बात करें तो आपको किस लेवल का स्ट्रगल करना पड़ा था, और अब जो अगर आप कंपैरिज़न करते हैं तो कौन से आप कहते हैं कि ज़माने के अंदर ज़्यादा स्ट्रगल है? नहीं, मैंने बताया आपको बच्चे, हर ज़माने में स्ट्रगल है, सिर्फ स्ट्रगल के तरीके जो हैं या वेन्यूज़ बदलते रहते हैं वो थोड़े बहुत, डिफरेंट हो गए। स्ट्रगल तो रहती है अपनी जगह पे। जब मैं बीए में पढ़ता था तो मैंने हल्का अरबाब ज़ौक़ लाहौर में जानना शुरू किया। हल्का अरबाब ज़ौक़ में उस वक्त लाहौर का हर बड़ा अदीब जो है कमोबेश वो आता था, और कुछ चीज पढ़ी जाती थी और उस पर डिस्कशन होती। अब आप यकीन करें कि हम लोग जो कॉलेजों में, अपने कॉलेजों में हम बड़े यानी बोलने वाले लोग मशहूर थे, कोई अंजुमनों के सदर बदर हुए, सेक्रेटरी हुए, और बड़ी हमारी धाक थी उसमें तालीमी इदारों में। लेकिन जब हम आए हल्के में, तो वो जो एक मुहावरा है ना कि जब ऊंट पहाड़ी के नीचे आता है तो तब उसको पता चलता है कि उसका कद इतना बड़ा नहीं। तो हम लोग भी जब आगे हमने वो बातें सुनी तो हम तो हक्का बक्का रह गए कि यार ये कितनी कमाल की बातें कर रहे हैं और कितनी गहरी बातें कर रहे हैं। और फिर उनसे उन बातों को सुनकर फिर उनको समझने का और उन किताबों को पढ़ने का शौक पैदा हुआ। और ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी नेमत थी, और इसको हमें रिवाइव करना चाहिए, ताकि बच्चों की जो नौजवान लिखने वाले हैं वो उनका मुताला न सिर्फ वसी हो बल्कि टू द पॉइंट हो। वो ऐसे लोगों को पढ़ सकें, देख सकें जो उनके दिल से, उनके दिमाग से ज्यादा करीब हैं। तो फिर उनकी स्ट्रगल रहेगी तो सही, मगर वो स्ट्रगल में जल्दी आगे निकल जाएंगे बाकी लोग। अच्छा, तो सर एक जो आखिर में आप कोई अगर देना चाहें मैसेज के किस तरीके से आपका ख्याल है कि वो अगर प्रमोट अपने काम को करें तो बेहतर होगा, क्योंकि आप आखिर इस इंडस्ट्री में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि किस तरीके से क्या करना चाहिए उन लोगों को कि वो अच्छे से उनका प्रमोट हो सके काम। देखो बच्चा, मैंने पहले बताया कि मीर का एक शेर है, खुश्क शेरों तने शायर का लहू होता है, खुश्क शेरों तने शायर का लहू होता है, तब नजर आती है एक मिसरा तर की सूरत। तो ये जो मिसरा तर की सूरत जो है ना, ये इसमें बहुत जान मारनी पड़ती है। तो मैं एक ही बात कहूंगा कि एस्पायर करना बड़ी अच्छी बात, ये करना कि मैं भी उस पोडियम पे जाके खड़ा हो जाऊं और मेरे गले में गोल्ड मेडल जाए, बड़ी अच्छी ख्वाहिश है। लेकिन जब तक आप उस मेहनत को नहीं समझेंगे जो उस आदमी ने उस पोडियम पर खड़े होने के लिए की है, तो उसके बगैर तो ये काम नहीं होगा। तो मैं यही कहूँ कि आप मेहनत करें, एक्सरसाइज करें, पढ़ें। ये जो आज आप जावेद मियांदाद या कोहली या विवियन रिचर्ड को देखते हैं, तो किसी ने ये नहीं देखा कि इन्होंने कितनी गर्मियां और कितनी सर्दियां, कितने कितने घंटे जो है इन्होंने नेट में जाके वो प्रैक्टिस की है। मोहम्मद अली बॉक्सर, मोहम्मद अली शेख, जिसका मैंने एक इंटरव्यू सुना था कि वो बर्फें जब पड़ी होती थी उस वक्त भी सुबह बर्फ में वो 3 घंटे जो है वो वॉक करता था या भागता था, तो तब जाकर ये। तो इसलिए अगर हम अपने आप को एक्विप करें, मेहनत करें और
जिसको कहना चाहिए अपने फन को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें, तो मुझे यकीन है कि वो रास्ता जो है कामयाबी का दरवाजा वो जरूर खुलता है। मैं अपने अपने अलावा मैं आपको बेशुमार लोगों की मिसालें दे सकता हूं कि जो इसी तरह स्ट्रगल के पीरियड से गुजरे और फिर एक वक्त ऐसा आया कि जैसे आप इस वक्त बैठी मुझसे इंटरव्यू कर रही हैं कि मुझे बुलाया गया कि आइए जी आपसे बातें करें। तो ये यहाँ तक पहुंचने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है उसको जरूर अपने साथ रखें, तो फिर इंशाल्लाह। हाँ, अच्छा एक बात और सर, मैं सॉरी देखिए आपसे एक सवाल आखिरी पूछती हूँ, क्योंकि आपने यही बात की है, तो हर इंसान के पॉइंट एक होता है जब पॉइंट वो जब वो सोचता है कि वो टर्निंग पॉइंट जिसको आप कहा जाता है, तो आप अपनी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट मुझे अगर बता दें जो आप समझते हैं कि वो सबसे आपकी लाइफ का लाइफ चेंजिंग वो इवेंट था। देखिए शायद एक ये था, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मेरे ज़हन में था कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, और मैं अच्छा था, क्रिकेटर था भी अच्छा, खासा अच्छा था। लेकिन उसी जमाने में मैं साथ साथ ये शायरी अदब वगैरह इनमें भी लगा हुआ था। तो मैं एक यानी जिसको कहना चाहिए ना कि एक दो उसमें कश्तियों में सवार होके चल रहा था, और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए। उस वक्त एक वाक़या ऐसा हुआ मेरी जिंदगी में कि मुझे जो मेरा वो जो क्रिकेट का मेरा जो फ्यूचर था उसमें एक बहुत बड़ी रुकावट आ गई। उसकी डिटेल आप छोड़ें कैसी। उस रुकावट की वजह से मैं पहले तो मैं थोड़ा सा डिप्रेस हुआ, और फिर मैंने पनाह ढूंढी दूसरे हिस्से में। और जो ही मैं दूसरे हिस्से में गया अदब और शायरी की तरफ, तो मुझे पता चला कि यार मैं तो बना ही इसी के लिए था, ये मैं कहाँ अपना वक्त जाया कर रहा था। मैं तो कोई बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन क्रिकेटर बन भी नहीं सकता था अगर मैं कोशिश भी करता, लेकिन ये मैदान तो मेरे लिए खुला पड़ा है और इसमें तो मेरे लिए बहुत आगे बढ़ने की। तो शायद वो एक टर्निंग पॉइंट था जो यूनिवर्सिटी के ज़माने में मेरे ख्याल में, मेरी सोच में, मेरी ज़िंदगी में आया, और फिर मैंने ये रास्ता बदला, और अब तो इस पे चलते हुए मुझे 40 तकरीबन। जी, माशाल्लाह। नहीं, वैसे वही वो जो सर कहते हैं ना कि एक दर अगर बंद होता है तो 70 दर और भी खुलते हैं, तो आपने मतलब, और मैंने भी ये देखा है कि लाइफ में कई दफ़ा ऐसे होता है कि लोग जो समझते हैं कि अब उनका ये सब कुछ खत्म हो गया है, बट मे बी वही टाइम होता है, वही पॉइंट होता है उनके टेक ऑफ करने का। तो जैसे कि आपने बिल्कुल ये अभी वाकया सुनाया। आप सर, देखिए ना चलते-चलते आपने ये अभी रिसेंटली एक शेर लिखा है कोरोना के ऊपर, कोरोना की बाद की ज़िंदगी, आप प्लीज़ वो हमें सुना दें और फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। वो तो खासी लंबी नज्म है यार, वो तो 3-4 मिनट की लंबी नज्म है। थोड़ी-सी सुना दें। थोड़ी सी सुना दें तुम्हें। चलो मैं तुम्हें एक नज्म सुनाता हूँ। इसमें वो कोरोना के बाद की दुनिया का भी और इसका भी एक है। इसका उन्वान है ए मेरे दोस्तों भले लोगो, हुँ, हुँ। ए मेरे अच्छा। दोस्तों भले लोगो, ऐब से पाक तो है बस एक वो, ऐब से पास ऐब हुँ। से पाक तो है बस एक वो, जो है हम सबका पालने वाला, हर अंधेरा उजालने, हर अंधेरा उजालने वाला। किस लिए फिर ये खब्त अजमत का, किस लिए फिर ये खब्त अजमत का, किस लिए दूसरों के ऐबों की गिनतियां ही सदा गिने जाना, किस लिए नींद में जिए जाना, किस लिए नींद में जिए जाना। ए मेरे दोस्तों भले लोगो, आओ बैठो मुकालमा करके, एक दूजे की खूबियां जाने, जो कमी हो किसी में वो माने, जो कमी हो किसी में वो माने। ए जिस नहीं, रियायत के एक आप बात। तालिब हों, जिस रियायत के आप तालिब हों, अब दूसरों को भी वो अता कर दें। जिस मुआफी को अपना हाँ, हक समझें, जिस मुआफी को अपना हक समझें, तो दायरा हाँ। उसका कुछ बड़ा, हुँ। जिस मुआफी को अपना हक समझें, दायरा उसका कुछ बड़ा कर दें। नजरअंदाज करना चाहें तो गुफ्तगू के हिसारे खुशबू में किसी साए को रास्ता न मिले, कोई सचमुच का मसला न मिले। आखिरी बंद है इसका कि मिलके जीना जो सीख लें हम तुम, मिलके जीना जो सीख लें हम तुम, कोई उलझाओ राह में न रहे, कोई बेगानगी का साया तक दिल में और दिल की चाह में न रहे। ए मेरे दोस्तों भले लोगो, ए मेरे दोस्तों भले लोगो। बस तो भले लोगों। बहुत ही अच्छा, वाह सर, बहुत अमेज़िंग।
और उम्मीद करती हूँ कि आपकी आइंदा आने वाली जिंदगी में भी आप हम लोगों को इसी तरह मुस्तफीद करते रहेंगे अपनी शायरी के साथ। और जैसे कि आप यूके आते हैं और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि आपके लोग कितने बेताब होते हैं आपसे मिलने के लिए, आपकी शायरी सुनने के लिए। माशाल्लाह, अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे, आपको सेहत दे, अपने हिफाजत और ईमान में रखें। आप जीती रहो और आपके थैंक यू सारे जो सर। देखने वाले हैं सबको मेरा दुआ सलाम और नेक ख्वाहिशात। और उसके साथ ही यही कि ये जो कोरोना है ये सिर्फ एक इम्तहान है, ये आपका कोई फाइनल एग्जाम नहीं है। इसलिए इसको अक्ल के साथ, मोहब्बत के साथ और जिसको कहना चाहिए एक तंजीम के साथ हमें गुजारना चाहिए। और ये देखना चाहिए कि अभी अल्लाह ने हमारे लिए बहुत जिंदगी रखी हुई है और बहुत दुनिया पड़ी हुई है। जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जीते रहो। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा